नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप घर पर सब सकुशल मंगल होंगे और भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे होंगे और एक आज़ादी का अलग ही अनुभव फील कर रहे होंगे और इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, हम जैसा कि आपको पता है प्लस 2 क्लास जियोग्राफी से हमने लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। कल हमने जनसंख्या संगठन का अर्थ जाना, उसके बाद जाना कि किसी भी देश की जनसंख्या को आवास के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। हमने नगरीय जनसंख्या के बारे में पढ़ा और शहरी जनसंख्या के बारे में पढ़ा और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं वो पढ़ा। लेकिन आई एम सॉरी डियर स्टूडेंट्स कि कल आदि के बाद वीडियो में कुछ वॉइस का वॉल्यूम का इश्यू था, जिसकी वजह से मैं आधे से ज़्यादा वीडियो कल वाले पॉइंट कुछ दोबारा इंक्लूड करना चाहूँगा ताकि आपको वो वाले कल वाले पॉइंट इजीली समझ आ सके। चलिए हम शुरू करते हैं। कल हम नगरीय और शहरी जनसंख्या के बाद अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे थे आयु संरचना। अब आयु संरचना का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। जनसंख्या संगठन का जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है आयु संरचना, उससे पहले आवास आता है। आवास के आधार पर नगरीय और शहरी जनसंख्या होती है, हमने जाना। तो आयु संरचना क्या है? विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या। ऑब्जेक्टिव टाइप में यों का यों मिलेगा आपको कि आयु संरचना से क्या अभिप्राय है। आप बताएंगे कि आयु संरचना से अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या से है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है, यानी कि छोटे बच्चे कितने हैं, युवा लोग कितने हैं और वृद्ध लोग कितने हैं। तो कहने का मतलब है विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को आयु संरचना कहेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु संरचना के तहत जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो आप कहेंगे जी मान लिया हमने 3 भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से भाग होते हैं? तो देखिए, 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर। इस प्रकार किसी देश की जनसंख्या को आयु संरचना के आधार पर यानी विभिन्न आयु वर्गों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसके द्वारा जनसंख्या की उत्पादकता, रोजगार और उनकी डिपेंडेंसी स्टेटस का पता लग सकता है। अब आप कहेंगे कि इससे कैसे पता चलता है? विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को डिवाइड करने से कैसे पता चलता है कि उनकी उत्पादकता क्या है, उनका रोजगार क्या है, या वो डिपेंड हैं या सेल्फ डिपेंड? तो हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा 0 से 14 वर्ष, ये वर्ग आप जानते हैं कि ये तो पढ़ने लिखने वाला वर्ग होता है। छोटे बच्चे आते हैं तो वो क्या रोजगार करेंगे? पता चला कि अगर वो लोग ज़्यादा होंगे तो देश में रोजगार करने वाले कम हैं। अगर 15 से 59 वर्ष के लोग ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि देश में रोजगार करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो आगे हम जानेंगे डीपली। आई होप कि आयु संरचना का मीनिंग और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी आधार पर यानी आयु संरचना के विभिन्न वर्गों के आधार पर जनसंख्या 2 प्रकार की हो सकती है। कैसी? उत्पादक जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या। अब मेरे पिछले पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि 15 से 59 वर्ष का जो वर्ग आता है जनसंख्या का, उसे उत्पादक वर्ग कहा जाता है और इसे श्रमिक वर्ग या श्रमिक बल भी कहा जाता है, यानी किसी देश का कमाने वाला वर्ग भी कहा जा सकता है। तो आपको पता है कि कमाने वाली क्रियाएं कौन सी होती हैं? आर्थिक क्रियाएं होती हैं। लोअर क्लासेज में आपने पहली वाली क्लासेज में पढ़ा है। तो इस प्रकार आप 3 विशेषताएं बता देंगे कि उत्पादक जनसंख्या जो है वो 15 से 59 वर्ष के जो लोग शामिल हैं उसको श्रमिक बल भी कहा जाता है और ये आर्थिक क्रियाओं में संलग्न पाई जाती है, ये वाला जो वर्ग है किसी देश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या जो है वो 0 से 14 और 60 वर्ष से ऊपर। आप जानते हैं बच्चे छोटे 14 वर्ष तक तो 10वीं क्लास में ही होते हैं, वो क्या कमाएंगे? कम से कम 10वीं क्लास तो जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए लोअर क्वालिफिकेशन ही है। और उसके बाद आपको पता है 60 के बाद सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है। इट मीन्स कि ये दोनों वर्ग जो हैं वो फिर डिपेंड वर्ग में आ जाते हैं।
आश्रित वर्ग में आ जाते हैं, और ये अश्रमिक वर्ग में भी, यानी फिर ये कमाने योग्य वर्ग नहीं है। तो आपको पता है अगर कमाने योग्य वर्ग नहीं है तो ये आर्थिक क्रियाओं में संलग्न भी नहीं मिलेंगे, यानी ये आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा योगदान नहीं देते। आई होप कि आपको आज का ये दूसरा पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा कि उत्पादक और आश्रित जनसंख्या में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहेंगे सर आयु संरचना तो हमें पता है कि आयु संरचना का मतलब है किसी देश में विभिन्न आयु वर्ग के लोग। तो कहते हैं कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग, कौन से आयु वर्ग के लोग ज़्यादा होंगे किसी देश में, कौन से कम होंगे। तो ये इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से, कि छोटे बच्चों की संख्या देश में ज़्यादा होगी, या फिर युवा वर्ग की ज़्यादा होगी, या वृद्ध लोग ज़्यादा होंगे, ऐसा कौन निर्धारित करता है। तो इसको निर्धारित करने वाले कुछ फैक्टर हैं जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। पहला फैक्टर है जन्म दर। आप जानते हैं कि जन्म दर ज़्यादा होगी, यानी बच्चे जन्मेंगे तो आपको पता है तो पहले वाला वर्ग 0 से 14 वर्ग बढ़ेगा, युवा वर्ग भी धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ आ गया आपको पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऐसा वर्ग में अगर जन्म दर ज़्यादा होती है तो निम्न और युवा वर्ग ज़्यादा होते हैं देश में। ऐसा हमारे देश में भी है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे महाद्वीपों में यह यानी निम्न और युवा वर्ग की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस देश में जन्म दर ज़्यादा है यानी युवा वर्ग ज़्यादा बढ़ेगा, और युवा वर्ग है तो श्रम बल ज़्यादा है उस देश में, यानी रोजगार करने वाले, देश को संभालने वाले बहुत ज़्यादा हैं उस देश में। तो ऐसे में जन्म दर अगर कम हो जाएगी, अब तो हमने ये पढ़ा कि अगर जन्म दर ज़्यादा होती है तो ऐसे में होता है कि आयु संरचना प्रभावित होगी, निम्न वर्ग और युवा वर्ग बढ़ेगा, श्रम बल बढ़ेगा। ऐसा एशिया अफ्रीका में यदि जन्म दर कम हो जाए तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि निम्न वर्ग और युवा वर्ग कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे युवा वर्ग किस में शामिल हो जाएगा, वृद्ध वर्ग में। यानी कहने का मतलब वृद्ध वर्ग बढ़ जाएगा अगर जन्म दर कम हो जाएगी। तो इस प्रकार समझ आया आपको कि आयु संरचना को प्रभावित करने वाला पहला फैक्टर है जन्म दर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर है मृत्यु दर। अब मृत्यु दर कैसे, अगर मृत्यु दर कम हो जाएगी और जन्म दर ज़्यादा ही रहेगी तो फिर वही बात जो पहले पॉइंट में आपने जाना कि ऐसे में फिर क्या होगा कि देश में निम्न वर्ग फिर ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे जन्म लेंगे, मरेंगे कम, यानी मृत्यु दर कम होगी। तो ऐसे में क्या होगा, ये मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर की बात हो रही है। शिशु मृत्यु दर अगर कम होगी तो निम्न वर्ग ज़्यादा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे युवा वर्ग भी बढ़ जाएगा। अगर कहता है कि मृत्यु दर, वृद्धों की मृत्यु दर कम हो तो फिर उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। यानी मान लो हमारे देश में वृद्धों की संख्या 1 लाख है, अगर मृत्यु ही कम वृद्धों की होगी तो फिर वृद्ध ज़्यादा ही होंगे, और फिर युवा वर्ग भी धीरे धीरे वृद्धों में शामिल होता चला जाएगा। यानी आप समझ गए होंगे कि मृत्यु दर अगर कम होगी तो किसकी, शिशु मृत्यु दर कम होगी तो वो वाला ग्रुप बढ़ जाएगा, अगर वृद्धों की मृत्यु दर कम होगी तो वृद्ध वर्ग बढ़ जाएगा। यानी आप समझ गए कि कैसे वो आयु संरचना को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के पॉइंट को कल वाले आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएंगे। आज का हमारा अगला पॉइंट है आयु लिंग में असंतुलन के कारण, यानी आयु लिंग संरचना। हमने आयु संरचना पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर जानेंगे आयु लिंग संरचना किसी देश की। यानी सबसे पहले तो आपको फिर डिफरेंशिएट करना होगा, समझना होगा कि आयु लिंग संरचना क्या होती है। यानी आयु लिंग में असंतुलन के कारण तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आयु लिंग संरचना पढ़ेंगे सबसे पहले। तो क्या है आयु लिंग संरचना? जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का मतलब है विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री और पुरुषों की संख्या। तो आई होप कि नीचे वाला वर्ड आपको सब कुछ समझा देगा। ये वाली लाइन कि आयु लिंग संरचना का मतलब है कि मान लीजिए भारत देश में ही विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री और पुरुषों की संख्या कितनी है,
तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? आयु लिंग संरचना कहेंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट अब समझ आ जाएगा। उसके बाद आयु लिंग संरचना को एक ग्राफ के द्वारा, एक चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है और उस चित्र को हम क्या कह सकते हैं? जनसंख्या पिरामिड कह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ आ गया कि किसी देश के स्त्री और पुरुषों की संख्या को, विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री और पुरुषों की संख्या को एक पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है और उस पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको आयु लिंग संरचना का मीनिंग समझ आ गया। अब बात आती है, जैसा हमारा आज का ये पॉइंट है 5 मार्क्स के लिए, कि आयु लिंग संरचना यानी महिलाएं ज्यादा होंगी देश में या पुरुष ज्यादा होंगे देश में, इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से? तो महिलाएं और पुरुष के विभिन्न आयु वर्ग को हम क्या कहते हैं, ये तो अभी हम समझ आया, इसको आयु लिंग संरचना कहते हैं। तो इनको फैक्टर कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं, ये देखेंगे कि भारत में महिलाएं ज़्यादा होंगी या भारत में पुरुष ज़्यादा होंगे। तो इसको कौन प्रभावित करता है? पहला प्रभावित करने वाला फैक्टर है स्त्री और पुरुष के जन्म दर में अंतर। पहला फैक्टर प्रभावित करता है आयु लिंग संरचना को। अब आप कहेंगे कि स्त्री और पुरुष के जन्म दर में अंतर, ऐसा कैसे? तो हम देखते हैं कि नर बच्चे ज़्यादा जन्म लेते हैं, हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, मादा कम जन्म लेते हैं। नर बच्चे यानी मेल जो चाइल्ड हैं वो ज़्यादा जन्म लेते हैं और फीमेल कम लेती है। तो अब आपको पता है कि जन्म ही ज़्यादा वो लेंगे तो ऐसे में आयु लिंग संरचना प्रभावित होगी, तो उस देश में पुरुष ही ज़्यादा बढ़ेंगे। अब जन्म जो लेंगे वही बढ़ेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। फिर स्त्री पुरुष के मृत्यु दर में अंतर, स्त्री पुरुष के मृत्यु दर में भी अंतर पाया जाता है। तो ये मृत्यु दर में अंतर देशों के विकास के हिसाब से भी पाया जाता है। जैसे हमने देखा, अगर देश विकसित हैं, जैसे हमने देखा अमेरिका, चीन, ये जापान, विकसित देश, तो विकसित देशों में क्या होता है? पुरुष मृत्यु ज्यादा होती है, उसमें क्या होता है? पुरुष की मृत्यु ज्यादा होती है। तो फिर क्या होगा? महिलाओं की संख्या ज्यादा रहेगी अगर पुरुष ज्यादा मरेंगे तो। लेकिन विकासशील देशों में क्या होता है? जैसे भारत विकासशील देश है, आप जानते हैं कि इसमें स्त्रियों की मृत्यु ज्यादा होती है और स्त्रियों की मृत्यु ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी देश में। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया। 2 पॉइंट हमने जाने कि आयु लिंग संरचना को प्रभावित करने वाले 2 कारक। पहला कारक स्त्री और पुरुष के जन्म दर में अंतर होता है, यानी हमने देखा कि मादा की तुलना में नर बच्चे ज़्यादा जन्म लेते हैं और स्त्री और पुरुष के मृत्यु दर में भी अंतर पाया जाता है देशों के विकास के हिसाब से। तीसरा फैक्टर है प्रवास। प्रवास कैसे? विकासशील देशों में क्या होता है? पुरुष नगरों में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि नगरों में आयु लिंग संरचना में पुरुष ज़्यादा हो जाए। लेकिन विकसित देश जो हैं, जैसे अभी हमने देखा है अमेरिका, जापान जैसे देश हैं, उसमें क्या होता है कि महिलाएं नगरों में नौकरी करने के लिए ज़्यादा जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि शहरों में महिलाओं का आयु लिंग संरचना में योगदान बढ़ जाता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी इजीली समझ आ गया होगा। 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल एग्जाम में पूछा जाएगा कि आयु लिंग संरचना जो है उसका अर्थ बताइए और आयु लिंग संरचना को प्रभावित करने वाले फैक्टर बताइए, कारक बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट पॉइंट हमारा आयु लिंग पिरामिड के प्रकार। तो अभी हमने जाना कि आयु लिंग संरचना क्या है। तो आयु लिंग संरचना को हम एक चित्र के द्वारा दर्शाते हैं जिसे आयु लिंग पिरामिड या फिर जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। अभी हमने जाना। अब हम जानेंगे कि आयु लिंग पिरामिड, मान लीजिए कि हम चित्र के द्वारा दर्शाते हैं, तो ये कैसा कैसा होता है, कितने प्रकार का? क्या हर देश में ही आयु लिंग पिरामिड एक जैसा होता है या फिर आयु लिंग पिरामिड के भी प्रकार होते हैं या विभिन्न देशों के हिसाब से आयु लिंग पिरामिड अलग अलग होता है? जी हाँ, विभिन्न देशों के हिसाब से उनमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के हिसाब से आयु लिंग पिरामिड जो है वो अलग अलग होता है। अब देखेंगे कैसे। पहला प्रकार है आयु लिंग पिरामिड का विस्तारित, यानी जिसे
विकसित कहेंगे, विकसित पिरामिड। तो विकसित में क्या होता है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार की होती है। देखा होगा आपने त्रिभुज, यानी कहने का मतलब है शुरू में बढ़ा हुआ, यानी शुरू में बढ़ने का मतलब ज़्यादा बच्चों का जन्म, फिर नैरो होता चला जाएगा, फिर नैरो, फिर और नैरो हो जाएगा, यानी ट्रायंगल शेप में होगा। इजीली आप लोग समझ गए। उसके बाद कम विकसित देशों में यह पिरामिड यानी विकसित पिरामिड पाया जाता है, और इसका कारण क्या है, उच्च जन्म दर, यानी बहुत ज़्यादा बच्चे एकदम जन्म लेते हैं, ऐसा बांग्लादेश जैसे देशों में उदाहरण दिया गया है। उसके बाद स्थिर, न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे, घंटे के आकार का, रिंग बेल, डोर बेल आपने देखी होगी, ऐसे आकार का जो लिंग पिरामिड होता है उसे स्थिर पिरामिड कहा जाता है। और इसमें जन्म दर और मृत्यु दर समान होती है, यानी कहने का मतलब है आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया जो देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान, ह्रास मतलब घटना, हमने डेप्रिसिएशन वर्ड पढ़ा है, ह्रास। तो ह्रासमान जनसंख्या कैसी होती है, संकीर्ण आधार पाया जाता है। संकीर्ण आधार का मतलब है बेस नैरो पाया जाता है, इसका बेस जो शुरुआती तौर पर। और ऐसे में क्या होता है, निम्न जन्म और मृत्यु दर, यानी बहुत कम बच्चे जन्म लेते हैं और कम ही मरते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर जन्म ही कम लेंगे तो जनसंख्या वृद्धि तो बहुत ही कम होगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड जो होता है उसमें वृद्धि या तो नेगेटिव मिलेगी और ऋणात्मक मिलेगी, या फिर शून्य मिलेगी। यानी कहने का मतलब या तो निम्न जन्म लेंगे और मरेंगे भी कम, यानी न्यूट्रल सा टाइप रह जाएगा, और या फिर जन्म ही कम लेंगे और क्या पता एक दो ज़्यादा मर जाए। तो कहने का मतलब है कि या तो वृद्धि ऋणात्मक नेगेटिव हो जाएगी या फिर उतना ही बराबर रह जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया कि जनसंख्या पिरामिड जो है, आयु पिरामिड जो है, आयु लिंग पिरामिड, उसके कितने प्रकार होते हैं। आई होप कि आज के पॉइंट आपको इजीली समझ आए होंगे। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।